हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे इनके द्वारा करी गई रचनाओं की बात। समझ रहे कि भाई परमार नरेश जो भोज हैं, राजा भोज ने कौन कौन सी रचनाएं करी हुई। चलिए बने रहिए मेरे साथ, हम चर्चा करने वाले एक एक रचना की हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और हम यहाँ बात कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास में एक नाम सुना होगा आपने, राजा भोज का। ये बहुत ज्यादा आपने मुहावरा तो सुना ही होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो भैया राजा भोज दो हुए हैं, याद रखिएगा। दो राजा भोज हुए, अलग अलग वंश के हैं और दोनों को कई बार लोग एक मान लेते हैं। एक तो परमार राजा हुआ है। कौन? परमार वंश के राजा हुए हैं। मध्य प्रदेश में परमार वंश चलता था, उनके राजा हुए राजा भोज। और एक प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, वो भी मालवा गुजरात का वंश हुआ करता था। उसमें एक राजा हुए मेहर भोज, जिनको भी कई बार लोग भोज कह देते हैं। ठीक है, लेकिन हम अभी यहाँ बात जो कर रहे हैं वो हम परमार नरेश भोज की बात कर रहे हैं। इन्होंने भोपाल नगरी को वसाया है भैया, है ना। भोजताल, भोपाल की नगरी, मतलब भोज की नगरी भोपाल। इसके अलावा धार में इनका शासन हुआ करता था परमार वंश का। और ये ज्ञानी व्यक्ति भी थे, विद्वान व्यक्ति भी थे और विद्वानों को आश्रय भी दिया करते थे अपनी जगहों पे। तो हम यहाँ आज इनके ज्ञान विज्ञान, कविराज की उपाधि इनको दी गई है कई बार लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। और इनकी कविराज मतलब विद्वता को देख के हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे इनके द्वारा करी गई रचनाओं की बात। समझ रहे कि भाई परमार नरेश जो भोज हैं, राजा भोज ने कौन कौन सी रचनाएं करी हुई। चलिए बने रहिए मेरे साथ, हम चर्चा करने वाले एक एक रचना की हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो भैया, राजा जो हैं वो भोज हैं, उनने बहुत सारे साहित्य ग्रंथ लिखे हुए। तो सबसे पहले समरांगण सूत्र, समरांगण सूत्रधार या समरांगण सूत्र इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने पूरा का पूरा शिल्प शास्त्र है, जिसमें शिल्प कला का इन्होंने वर्णन किया हुआ है कि कैसे क्या आर्किटेक्चर और क्या कैसे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप मध्य प्रदेश घूमे हैं और राजधानी भोपाल आए भी हैं, तो भोपाल के पास बहुत सारी अलग अलग इमारतें हैं उस समय की। अब तो कुछ ज़्यादा बची नहीं। एक तो सबसे बड़े झील की बात होती है कि वो भाई भोजताल इन्होंने बनवाया था। लेकिन एक शिव मंदिर है, आप जाएंगे भोपाल से 20-21 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अब तो खैर वो भोपाल की सीमा पे ही आ जाता है। तो एक मंदिर बनाया है भगवान शिव का, और सबसे ऊंचा उसका क्या है, शिवलिंग है। वो मंदिर आज तक पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो इमारत आप देखें, इमारत बोल रहा हूँ मैं, मंदिर आप देखोगे तो भव्य यहाँ कलाकृति के तौर पे। चलिए वो तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो शिल्प शास्त्र, यहाँ सम्रांगण सूत्रधार जो इन्होंने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती कंठावरण, ये अलंकार शास्त्र है। अलंकार जानते हैं आप? अलंकार मतलब अलंकृत करना, किसी चीज को और भव्यता गुणवत्ता को बढ़ा देना अलंकार कहलाता है। हिंदी में आपने पढ़ा तो होगा, है ना। जो गुणों का वखान करे और अच्छे से समझा, उन्हें अलंकार कहते हैं। सो अलंकार शास्त्र है ये अपने आप में, अलंकार। नेक्स्ट श्रृंगार शास्त्र, ये भी अगेन क्या है, अलंकार शास्त्र है, श्रृंगार शास्त्र। पतंजलि योग सूत्र वृत्ति, ये योग शास्त्र है जिसकी इन्होंने रचना करी हुई। योग कला मतलब पतंजलि का नाम तो सबने सुना ही है ना। तो योग शास्त्र के, योग दर्शन के वो क्या है, प्रणेता भी हैं। तो हाँ, एक वीडियो में हम पूरे के पूरे ये दर्शन की बात आपसे करने वाले, डोंट वरी। तो पतंजलि योग सूत्रवृत्ति, ये योग शास्त्र की रचना किसने करी हुई है, परमार नरेश भोज ने करी हुई है। नेक्स्ट है कूम शतक। ठीक है, कूम शतक क्या है भैया, ये काव्य नाटक है। क्या है? काव्य नाटक है। और चंपू रामायण, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, चंपू रामायण किसके रचयिता कौन है या कौन है। तो चंपू रामायण ये एक नाटक है, काव्य में लिखा हुआ काव्य नाटक है। ठीक है। श्रृंगार मंजरी, ये अपने आप में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो जाता है। श्रृंगार मंजरी काव्य नाटक। अगेन आयुर्वेद सर्वस्व, ये आयुर्वेदिक शास्त्र है, मतलब साहित्य है, आयुर्वेद के बारे में इन्होंने दी हुई। तो आप देख रहे हो व्यक्ति राजा तो है ही, राजा के साथ साथ आप शिल्प कला में भी माहिर है। किसमें? शिल्प कला में भी। वाक कला में तो है ही, वाक कला मतलब समझ रहे हैं ना,
वाचस्पति जिसको कहा जाता है, वाक मतलब बोलने वाला, मधुर बोलने वाला, और अलंकार, क्योंकि अलंकार शास्त्र आप देख रहे हो। इसके अलावा योग विद्या भी आपको आती है कहीं ना कहीं, है ना। सो योग विद्या का भी आपको ज्ञान है। नाटक, काव्य, काव्य भी, नाटक भी, है ना। इसके अलावा आयुर्वेद का भी आपको ज्ञान है। योग तो है ही, आयुर्वेद का भी आपको ज्ञान है। अब ये तत्व प्रकाश, तत्व प्रकाश शब्द ग्रंथ है, शब्दों के परिपाटी के तौर पर। नाम मलिका, ये भी शब्दकोश है। और शब्दानुशासन, ये भी क्या है, एक शब्दकोश है। शब्दकोश मतलब समझ रहे हैं ना, उस समय की जो हम इतनी बड़ी बड़ी डिक्शनरीज होती है ना हमारी, सो वही है, शब्दकोश की बात कर रहे हैं। अभी लोगों के मुंह से शब्द निकलते नहीं है, लेकिन सोचो लोग डिक्शनरी लिख रहे हैं, नए नए शब्दों का कोश बना रहे हैं। तो अब जिस व्यक्ति ने शब्दकोश खुद बनाया हो, उसके लिए कमी है क्या बोलने की? उस व्यक्ति के पास तो भंडार है शब्दों का, और कहाँ किस चीज को किस प्रकार से यूज कर सकता है वो इनके साहित्यों में झलक जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये व्यक्ति राजा के अलावा विद्वान, विद्वानों के आश्रयदाता और विभिन्न कलाओं में माहिर व्यक्ति थे। यही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय, गजनी ने अटैक किया था भारत में। तो भारत में जब गजनी ने 15वां अटैक किया था, कहाँ पे? 16वां अटैक सोमनाथ के मंदिर पे। ये भैया पीछे पीछे पहुंच गए थे उसको फोड़ने, लेकिन वो भाग निकला बड़ी मुश्किल से बच बचा के। ठीक है, सो अपने आप में बहुत वीर पुरुष भी रहे हैं विद्वान के साथ। ऐसा नहीं कि भैया ये विद्वानी वाला काम कर रहे, लड़ाई झगड़े में भी बराबर थे। ठीक, सो इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो दर्शन है, कौन कौन से दर्शन है और दर्शन के प्रणेता कौन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।